नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम अपनी इस क्लास में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो एक ऐसी संस्था होती है, संविधान सभा एक ऐसी संस्था होती है जिसका काम होता है संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। मतलब ये जो है संविधान निर्मात्री सभा होती है, मतलब संविधान बनाने का जो काम होता है वह संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। तो हम ये जाने कि संविधान सभा क्या है ना? और उसके बारे में तमाम चीज़ें। और उसके पहले हमें ये जान लेना है कि आखिर ये संविधान क्या होता है, ठीक है? संविधान हम इसे कहते हैं। तो संविधान को हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आप इसको ऐसा समझिए कि जो संविधान है ना, वो क्या है? नियमों का समूह है। क्या है? नियमों का समूह, ठीक है? इसे हम सेट ऑफ रूल कहते हैं, नियमों का समूह। जैसे जब आप कोई गेम खेलते हैं या आप क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, जो भी गेम देखते हैं, तो उन सब के क्या है? अपने कुछ नियम होते हैं या नहीं होते? कि कब एलबीडब्ल्यू माना जाएगा, कब कैच कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? कब नो बॉल, कब व्हाइट बॉल, सारी चीज़ों का जो है एक अपना नियम तय है, नियम फिक्स है। वैसे ही क्या होता है, देश में शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, किसी भी देश में जो है वह सरकार को संचालित करने के लिए, ठीक है? उसमें कुछ नियमों का समूह होता है, सेट ऑफ रूल होता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि संविधान क्या है? एक तरीके का एक नियमों का समूह है, जो किसी भी देश में शासन व्यवस्था के संचालन को सुगम बनाता है। जैसे क्रिकेट के नियम हैं, तो वो क्या करते हैं कि क्रिकेट के का जो गेम है, उसको क्या है आसान बनाते हैं क्योंकि नियमों के होने की वजह से कोई भी जो है विरोधाभास नहीं रहे। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार बॉलर जो है किसी ने प्लेयर ने सिक्स मारा और फिर व्यक्ति बाउंड्री के बाहर गया, वहाँ से कैच पकड़ के ले आया और बोल दिया कि आउट है। अगर ऐसा वो करने की कोशिश करेगा, तो क्रिकेट के नियम क्या कहेंगे कि ये गलत है, ये सही नहीं है। उसी तरीके से क्या है संविधान के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की सरकार सही तरीके से चल रही है या नहीं। मतलब जो हमने उद्देश्य बनाया है, जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस डेफिनिशन को पढ़िएगा, फिर मैं थोड़ा-सा और इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर हम संविधान के बारे में देखें, तो संविधान यह एक ऐसा सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। पहली इम्पोर्टेंट बात, सर्वोच्च विधिक दस्तावेज सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट है। किसी भी देश में यह सर्वोच्च होता है ना? जो शासन की संरचना, राज्य के अंगों की शक्तियों और मर्यादाओं तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित कर, ठीक है? जो क्या कर रहा है? शासन के शासन की संरचना, राज्य के अंगों की शक्तियों और मर्यादाओं तथा नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को निर्धारित करता है, ठीक है? यह राष्ट्र की लोकतांत्रिक पहचान और मूल दिशा को भी निर्धारित करता है, ये तय करता है। तो देखिए संविधान क्या है और संविधान क्या-क्या करता है, वो तमाम बातें जो है इस डेफिनिशन में इंक्लूड कर दी गई। इसको थोड़ा-सा और सिंपल से मैं आपको समझा दूँ कि देखिए संविधान क्या करता है, संविधान का जो मुख्य काम ये होता है, यह जो राज्य है और दूसरी तरफ जो इसके नागरिक हैं, देश के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, इनके बीच में जो है ना संबंधों को स्थापित करता है। किसको स्थापित करता है? संबंधों को स्थापित करता है, कि भाई इनके बीच में किस प्रकार के संबंध होंगे, लोकतांत्रिक संबंध होंगे, है ना? राजतंत्रात्मक संबंध होंगे, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, क्या अधिकार नहीं होंगे, राज्य का क्या अधिकार होगा, क्या अधिकार नहीं होगा। सब तमाम चीज़ें तय करने का जो काम होता है, वो इसी के द्वारा किया जाता है और ये सर्वोच्च विधिक दस्तावेज है। इसके साथ ही यह सरकार के जो अंग होते हैं, है ना? सरकार के अंग। अब सरकार के अंग कौन-कौन से हैं भाई? सरकार के अंगों के बारे में हमें पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक को हम कहते हैं विधायिका, क्या कहते हैं? विधायिका। दूसरे को हम कहते हैं कार्यपालिका और तीसरे को हम कहते हैं न्यायपालिका। तो इन तीनों अंगों की स्थापना करने का काम भी वह किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही इनके क्या कार्य होंगे, मतलब इनके जो है काम क्या होंगे, ये क्या करेंगे और ये क्या नहीं कर सकते, मतलब इनकी जो है क्या सीमाएँ होंगी, ये भी निर्धारित करने का काम जो है वह संविधान के द्वारा किया जाता है। जैसे विधायिका का काम क्या है? जैसे विधायिका है, विधायिका का काम क्या है? कानून बनाने का, क्या करने का? कानून बनाने का, है ना? कार्यपालिका का काम क्या है?
कि विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको लागू करने का। और न्यायपालिका का काम क्या है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या कानून का प्रवर्तन सुनिश्चित करना, एनफोर्समेंट जो है वह सुनिश्चित करना। मतलब जैसे सपोज कीजिए, इसको आप उदाहरण से ऐसे समझ लीजिए, विधायिका ने ट्रैफिक रूल्स से संबंधित जो है, ट्रैफिक को रेगुलेट करने से रिलेटेड वह एक कानून बनाया। उसको लागू करवाने का काम कौन करेगा? कार्यपालिका के द्वारा किया जाए। कार्यपालिका के अंदर ही जो है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये सब आते हैं। तो उनके द्वारा उसको लागू करवाया जाएगा कि आपने सीट बेल्ट लगाया है नहीं, हेलमेट पहना है या नहीं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं, ये सब तमाम चीज़ें। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इनका उल्लंघन करते हैं, तो इसको प्रवर्तित करवाने का काम किसके पास होगा? न्यायपालिका के पास होगा। किसके पास होगा? न्यायपालिका के पास होगा। इसका प्रवर्तन करवाने का जो कार्य होगा, इसको एनफोर्स कराने का जो कार्य होगा, वो किसके पास होगा? न्यायपालिका के पास होगा। तो इस तरीके से ये जो शक्तियों का बँटवारा है ना, शक्तियों का जो पृथक्करण है या शक्तियों को निर्धारित करने का काम, वो भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। और ये संविधान हम सबके घर परिवार में और हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी होता है। जैसे हमारे अपने भी कुछ संविधान होते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि यार हमारा उसूल है ना? हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। हमारे घर परिवार का भी अपना संविधान होता है। हमारे समाज का भी है कि हमें समाज में ये करने की आज़ादी है, ये करने की आज़ादी नहीं। तो तमाम चीज़ें। और इसके साथ ही यह नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। तो देखिए, हमें संविधान में जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। फिर हमारे लिए संविधान में जो है हमारी ड्यूटीज़ भी जो है डिसाइड की गई हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें करने का काम संविधान के द्वारा किया जाता है। और इसी संविधान को जिस संस्था के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, उसी को जो है हम लोग संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेफिनिशन को हम देखते हैं, तो देखिए क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है एक प्रतिनिधि निकाय है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जिसका गठन राष्ट्र के संविधान को निर्मित करने और उसकी रूपरेखा तय करने के लिए किया जाता है। ठीक है? किस लिए किया जाता है? राष्ट्र के संविधान को निर्मित करने के लिए और उसकी रूपरेखा तय करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है? तो ये हो गई संविधान और संविधान सभा की कुछ मोटी-मोटी बातें। अब हम आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसी में, है ना? यहाँ पर एक फैक्ट तो यहाँ पर आप ये देखिए फैक्ट में कि प्रथम लिखित संविधान जो है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में 1887 में बनाया गया था। और अगर हम सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान की बात करें, मतलब दुनिया का अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो आप आंसर करेंगे कि सर, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। के साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि विश्व का जो अलिखित संविधान है, मतलब जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कहाँ पर पाया जाता है? ब्रिटेन में पाया जाता है ना? तो एक्चुअली क्या होता है कि ये संविधान होता है ना, संविधान को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। उसमें से एक जो मुख्य प्रकार है संविधान के वर्गीकरण का, कॉन्स्टिट्यूशन के वर्गीकरण का, उसमें से एक होता है लिखित संविधान, है ना? और दूसरा होता है अलिखित संविधान, ठीक है? लिखित संविधान। अब लिखित संविधान क्या होता है? जहाँ पर अधिकांश चीज़ें लिखी हुई होती हैं। जैसे देखिए भारत के संविधान इसीलिए तो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसमें उदाहरण आ जाएगा यूएसए, फिर उदाहरण आ जाएगा आपका इंडिया। और अलिखित मतलब जहाँ अधिकांश चीज़ें लिखी हुई नहीं रहती। मतलब लिखी हुई तो होती हैं, लेकिन सभी चीज़ें नहीं लिखी रहती। तो इसमें उदाहरण आ जाता है किसका? ब्रिटेन का, ठीक है? किसका एग्ज़ाम्पल आ जाता है? ब्रिटेन का एग्ज़ाम्पल आ तो यहाँ तक ये बातें हो। अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा के आगे के प्रोसेस के बारे में, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान सभा की माँग। क्या देखते हैं? भारतीय संविधान सभा की माँग, है ना? अब ये क्या हेडिंग है? और इसका जो है प्रारंभिक चरण देखते हैं 1895 से लेकर के 1922। तो माँग का क्या मतलब है? माँग का मतलब ये है दोस्तों यहाँ पर कि देखिए, हम थे ब्रिटेन के उपनिवेश। क्या थे हम? ब्रिटेन के उपनिवेश। मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कि हम थे ब्रिटिश सरकार के जो है गुलाम, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो हमें आज़ादी नहीं थी कि हम अपनी संविधान सभा गठित कर लें और अपना संविधान बना लें। क्योंकि गुलाम होने का तो यही मतलब होता है ना कि आपको आज़ादी नहीं होती अपने कामों को करने की। तो और हमने ये निर्धारित भी कर लिया था 1929 में जो है, जब लाहौर अधिवेशन होता है, तो हमारे यहाँ पर जो है कांग्रेस के द्वारा वह पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव, है ना? किसका? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था।
तो अब हमें जो है एक संविधान की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि जब हम आज़ाद होते तो हमारे पास एक अपना संविधान तो होना चाहिए ना, क्योंकि संविधान का क्या इम्पोर्टेंस मैंने आपको समझा दिया। अगर संविधान नहीं होगा और हमको अगर आज़ादी मिल गई, तो हम अपने देश के शासन व्यवस्था का संचालन कैसे करेंगे? इसलिए जो है जब अंग्रेज हमारे मतलब हमारे यहाँ थे, तभी से हमने संविधान सभा की माँग जो है वह प्रारंभ कर दी। और ये संविधान सभा की माँग का जो प्रारंभिक चरण है, यह अनौपचारिक है। मतलब इसमें औपचारिक माँग नहीं करेंगे, अनौपचारिक तरीके से जो है वह अंग्रेज़ों के समक्ष वह संविधान सभा की माँग की जाएगी। अब अंग्रेज इस संविधान सभा की माँग को स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अगर अंग्रेज आपके संविधान सभा की माँग को स्वीकार कर लिए, इसका मतलब ये है कि वे भविष्य में जो है भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात को भी स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि जब हम एक अपना संविधान बना लेंगे, तो उससे ये हो जाएगा कि हम भविष्य में जो है आज़ादी भी प्राप्त करेंगे और अंग्रेज हमें आज़ाद करना नहीं चाहते थे। जैसे सपोज़ करो, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम होता है या उसका शोषण करता है, तो क्या करता है, ऐसे कंडीशन में वह सामने वाले व्यक्ति को अधिकार नहीं देता। क्या नहीं देता? अधिकार नहीं देता। क्योंकि अगर उसको जो है अधिकार दिया जाएगा, तो वो फिर किसकी बात करने लगेगा? स्वतंत्रता की बात करने लगेगा। इसीलिए देखिए, पुराने समय में जब महिलाओं को घर की चारदीवारी के अंदर कैद करके रखना होता था, तो महिलाओं को जो है अधिकार नहीं दिए जाते थे। क्या नहीं दिए जाते थे? अधिकार नहीं दिए जाते। ठीक है? ना तो उन्हें शिक्षा का अधिकार था, ना उन्हें घर से बाहर जाने की आज़ादी थी, काम करने की आज़ादी थी। क्योंकि अगर उनको अधिकार मिलता, तो वो स्वतंत्रता की माँग करते। स्वतंत्रता की माँग करते, तो फिर वही सामाजिक स्ट्रक्चर जो उस समय बनाया गया था, उसमें दिक्कत हो जाती। तो इसी तरीके से अंग्रेज भी हमें अधिकार नहीं देते। खैर, फिर भी हमारे यहाँ पर जो है स्वतंत्रता आंदोलन चल ही रहा था, है ना? तो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो हमने जो है इसकी माँग बार-बार जो है उठाना वह प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले 1895 में कब? 1895 में जो है, अभी ये जो भी है अनौपचारिक है ना? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है, इनके द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसको कहते हैं स्वराज विधेयक। तो स्वराज विधेयक में पहली बार इन्होंने संविधान सभा गठित करने की माँग की। क्योंकि आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है वह स्वराज की बात की थी। किसकी बात की थी? स्वराज की बात की थी और उनका फ़ेमस नारा भी था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। तो स्वराज विधेयक में इसकी माँग उठाई गई। चलिए ठीक है, अंग्रेज़ उस समय माने तो है नहीं, 1895 की बात है, तब तो अंग्रेज़ सपने में भी नहीं सोचते थे कि वो भारत को आज़ाद करेंगे। फिर 1916 में क्या हुआ, होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जा रहा था, इतिहास में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस समय भी जो है, ये बात कही गई कि होम रूल आंदोलन के दौरान घरेलू शासन संचालन की माँग की। मतलब अंग्रेज़ हमें इतनी आज़ादी दें कि हम अपने देश के भीतर की शासन व्यवस्था को संचालित करें। होम रूल, इसका मतलब ही यही है। क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे घरेलू मामले थे, मतलब देश के भीतर के जो मामले थे, उनको भी अंग्रेज रेगुलेट कर रहे थे। तो इसी के अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाया गया था। फिर जैसे कई बार होता है ना कि आप लोग बोलते हैं ना कि मेरी पर्सनल चीज़ों में तो आप इंटरफेयर मत करो। जैसे आप चाहते हैं ना कि भाई सरकार जो है हमारे निजी जीवन में इंटरफेयर ना करे, इसलिए हमको निजता का अधिकार दिया। वैसे ही उस समय ये मूवमेंट चलाया गया था कि अंग्रेज एटलीस्ट हमारे डोमेस्टिक अफेयर है, जो हमारी एजुकेशन है ना? इन तमाम चीज़ों पर जो है इंटरफेयर ना करे। फिर आता है 1922 का। 1922 में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा एक घोषणा की गई और महात्मा गांधी ने ये कहा कि भारतीय संविधान जो है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है, कि यह स्टेटमेंट किसका है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। एक्चुअली हुआ क्या कि आपको पता है कि 1919 में कब 1919 में जो है वह रॉलेट एक्ट लाया गया था, है ना? रॉलेट एक्ट लाया गया था और इसी समय जो है वह भारत में संवैधानिक सुधारों के नाम पर जो है वह 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, ऐसे भारत शासन अधिनियम लाए जा रहे थे। लेकिन इन अधिनियमों को बना कौन रहा था? अंग्रेजों के द्वारा बनाया जा रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया बनाया जा रहा था। शासन कहाँ संचालित हो रहा है? भारत में। लेकिन नियम कहाँ बन रहे हैं? ब्रिटेन में। क्या वो हमारी परिस्थितियों को अच्छे से समझ रहे हैं? वो तो सिर्फ़ हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने ये कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई आप लोग अब संवैधानिक सुधार मत कीजिए।
हमें आज़ादी दीजिए, हमें स्वतंत्रता दीजिए, हम अपना संविधान अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना लेंगे, ठीक है? हमें क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हम काम कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात उन्होंने कही। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग देखते हैं दूसरा स्टेज मतलब इसी का जो है अब ये औपचारिक चरण होगा, है ना? ये आधिकारिक देखिए यहाँ हेडिंग में भी दिया हुआ है, आधिकारिक और निर्णायक चरण 1934 से लेकर के 1938 मतलब ये जो है वह निर्णायक होगा। ठीक है? तो सबसे पहले इसमें क्या होता है 1934 में 1934 में जो है वह एक समाजवादी व्यक्ति थे जिनका नाम था एमएन रॉय जी। क्या नाम था? एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने क्या किया औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार किया। तो जब भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके द्वारा रखा गया? तो आपका आंसर होगा एमएन रॉय के द्वारा। कब रखा गया? तो आपका आंसर होगा 1934। ये क्वेश्चन बार-बार तमाम एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी में भी 2 बार पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट होने के चांस है। आपको ये याद रखना है कि संविधान सभा एमपीपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए मैंने इस क्लास को बहुत डिटेल में बनाया है। क्यों? क्योंकि अब तो नेगेटिव मार्किंग भी है, हमारे पास गलती करने की, तुक्का लगाने की गुंजाइश बहुत कम है ना? तो आपको संविधान सभा को बहुत डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है एमपीपी का। फिर 1935 में क्या हुआ जब एमएन रॉय जी ने ये बात रखी उस समय ये कांग्रेस में ही थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्योंकि जब तक भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किसी बात का अनुमोदन नहीं किया जाता था, तब तक पूरे देश में वो बात जो है फैलती नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती थी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जिस बात को स्वीकार करते थे, तब अंग्रेज उस बात को गंभीरता से लेते। क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं फिर से कोई सा आंदोलन शुरू कर दिए तो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की माँग की। ये स्टेटमेंट जैसा लिखा है इसको आज आप लोग जो है एज़ इट इज़ याद कर लेंगे। ठीक है? कांग्रेस के द्वारा पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की माँग कब प्रस्तुत की गई थी? तो आंसर होगा 1935 ठीक है? तो ये आपको याद रखना है या 1935 में किसके द्वारा संविधान सभा के गठन की आधिकारिक माँग की गई थी? आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कान चाहे इधर से पकड़ लो, चाहे इधर से पकड़ लो, आपको दोनों के लिए तैयार रहना। फिर आता है आपका 1938 अंतिम बार में जो है, यहाँ पर क्या होता है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि संविधान जो है वह वयस्क मताधिकार से चुनी गई सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाए। मतलब वही संविधान सभा जो है मतलब यहाँ पर संविधान सभा के ये स्टेटमेंट देते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू जी और संविधान सभा के लिए वो ये कहते हैं कि ये संविधान सभा जो गठित की जाएगी ना, इसमें सभी लोग क्या होंगे? भारतीय होंगे। क्या होंगे? सभी लोग भारतीय होंगे। इसमें कोई हम किसी भी अंग्रेज को शामिल नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी। क्या कह रहे हैं? कि संविधान वयस्क मताधिकार से चुनी हुई संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनाया जाएगा। ऐसा स्टेटमेंट देने के पीछे का भी कारण है। आपको पता है 1927 में भारत में कहाँ पर? भारत में ये थोड़ा-सा कभी-कभी टेक्निकल इश्यू आ जाता है। 1927 में जो भारत में साइमन कमीशन आया था, क्या आया था? भारत में जो साइमन कमीशन आया था तो आपको पता है कि उसमें जो है सभी लोग क्या थे? अंग्रेज थे। इसी वजह से इस बात का जो है वह क्या है बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया गया था। क्यों? क्योंकि उसमें जो सभी लोग थे वो क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये स्टेटमेंट चलिए, अब मतलब ये हुआ कि भारतीयों के द्वारा संविधान सभा की माँग जो है पुरज़ोर तरीके से जो है वह चल रही थी। लेकिन अभी तक समस्या ये थी कि अंग्रेज़ों के कान में जो है ना जूं भी नहीं रेंग रहा। मतलब अंग्रेज अभी इस बात को लेकर के सीरियस नहीं थे। लेकिन अब अंग्रेज भी सीरियस होंगे 1939 के बाद। क्यों सीरियस होंगे? क्योंकि 1939 में कब? 1939 में जो है वह सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और इसमें भारतीयों ने मतलब कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी दोनों ने जो है वह अंग्रेजों का सहयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्योंकि अब ये इनका इनका कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है वह भारत की जो राजनीति है, ठीक है? भारत की जो राजनीति है, उसमें ये बहुत प्रभावशाली हो चुके।
तो उन्होंने जो है वह क्या किया कि भारतीयों को ये कह दिया कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होंगे। भारत जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा। ये अंग्रेज़ों की लड़ाई है, इसे अंग्रेज़ या ब्रिटेन जो है अपने दम पर लड़े। हम इसमें उसका सहयोग नहीं करेंगे। ये बात जो है वह किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा कह दी गई। इस बात से जो है वह क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो है घबरा गए, अंग्रेज जो है वो क्या हो गए, घबरा गए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अब होगा क्या कि भारतीयों को अब मनाना है। क्या करना है? भारतीयों को अब मनाना है। जैसे छोटा बच्चा पहले आपसे रूठ गया किसी वजह से, लेकिन आपको उससे कुछ काम निकलवाना है। क्या निकलवाना है? कुछ काम निकलवाना है। तो वो जो भी डिमांड आपसे करेगा, सपोज़ करो उसको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो आप क्या करेंगे? मतलब पहले आपसे उसने जो भी चीज़ें माँगी होंगी, चॉकलेट माँगी हो या और भी जो भी चीज़ें, तब क्या करेंगे आप उसको मनाने के लिए जो है, उसे वो चीज़ें प्रोवाइड करने की। यहाँ पर भी यही हुआ कि भारतीय क्या माँग रहे थे? भारतीय माँग रहे थे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, भारतीय माँग रहे थे संविधान सभा, भारतीय माँग रहे थे अधिकार, नागरिक अधिकार। तो अब अंग्रेज जो है, वह भारतीयों को रिझाने की कोशिश करेंगे और इसी रिझाने के प्रयास में सबसे पहला कदम होगा 1940 का अगस्त प्रस्ताव। क्या होगा? 1940 का अगस्त प्रस्ताव। इसे प्रस्तुत किया जाएगा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा जो है 8 अगस्त 1940 को जो है वह अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत। ये डेट, गवर्नर वायसराय का नाम, ये आपको याद रखना। तो इसमें अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया? मतलब अंग्रेजों ने क्या कहा? क्या लॉलीपॉप देने की कोशिश की भारतीयों को? सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा है कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। मतलब पूर्ण स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? कि एक ऐसा देश जो अपने घरेलू मामलों में, किसमें? अपने घरेलू मामलों में, घरेलू जो मामले होते हैं या घरेलू जो अफेयर्स होते हैं, उनमें तो स्वतंत्र होता है। मतलब उनमें कानून बनाने के लिए, अपने हिसाब से संचालित करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन जो विदेश संबंध है, रक्षा है, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में जो है, वह स्वतंत्र नहीं होता। जैसे जब तक आप लोग स्टडी करते हैं, तो आप अपने स्टडी के फील्ड में तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन विदेश संबंध, जैसे अब आपको विवाह करना है और अगर आप डिपेंडेंट हैं घर में पूरी तरीके से, तो एक तरीके से समझने के लिए समझ लीजिए विदेश संबंधी है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, आपको निर्भर रहना पड़ेगा अपनी फैमिली की। वो लोग जैसा कहेंगे, वैसा ही आपको काम करना पड़ेगा। तो जो हमारी इस स्थिति होती है, कब तक? जब तक हम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बन जाते अच्छे से और साथ में समझदार भी। सिर्फ इंडिपेंडेंस ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट तो होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लेकिन उनके अंदर समझदारी नहीं होती, तो बहुत सारे गलत कदम उठा लेते, है ना? तरह-तरह की जो है वह दुर्गुणों, मतलब जो है गलत आदतों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, है ना? या तो तब जो होता है बहुत सारी चीज़ें जो है, हमें अपने घर वालों के हिसाब से करना पड़ता है। तो इसको समझ लीजिए ये डोमिनियन स्टेट है। लेकिन अब जब हम फुली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब जो है हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कहा कि देखो पूर्ण स्वराज तो नहीं देंगे, क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस। आपको क्या लगता है भारतीय मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने 1929 में ही घोषित कर दिया था कि अब पूर्ण स्वराज से कम हम किसी बात पे भी नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये कही गई, अगस्त प्रस्ताव में ने कहा कि एक प्रतिनिधि संस्था, वही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाई जाएगी, जो भारत का संविधान तैयार करेगी। इन्होंने कहा कि हाँ, संविधान सभा हम लोग गठित करेंगे, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर नहीं बताए। अगली बात उन्होंने ये कही अंग्रेजों ने, अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई संविधान लागू नहीं हो। अगली बात उन्होंने क्या कही कि अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई भी संविधान लागू नहीं होगा। मतलब अगर भारतीय संविधान बना भी लेंगे, लेकिन जब तक मुस्लिम लीग, कौन? जब तक मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के लिए सहमत नहीं होंगे कि हाँ, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तब तक जो है संविधान को लागू नहीं किया जाएगा। अब मुस्लिम जो मोहम्मद अली जिन्ना है, वो तो जो है 1937 से ही पाकिस्तान का राग आलापने लगा था। तो उसको खुश करने के लिए ये प्रोविज़न जोड़ दिया गया। मतलब अल्टीमेट बात ये हो गई कि इसके प्रोविज़न ऐसे थे, जिसको जो है वह भारतीय स्वीकार करने वाले नहीं थे और ये क्या हो गया? रिजेक्टेड हो गया। ये बात आपको याद रखना है। रिजेक्टेड क्यों हुआ? देखिए यहाँ लिख भी दिया है मैंने।
तत्काल स्वतंत्रता की कोई बात नहीं थी, वही डोमिनियन स्टेटस। संविधान सभा के गठन में भारतीयों की स्वायत्त भूमिका नहीं थी। मतलब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोविज़न किया गया था कि एक प्रतिनिधि संस्था के द्वारा संविधान बनाया जाएगा, उसमें भारतीयों की स्वायत्तता की भूमिका नहीं थी, ठीक है? और सभी वर्गों की सहमति, ये जो पॉइंट था ना, ये बहुत खतरनाक था। सभी वर्गों की सहमति की शर्त ने राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि जब तक मुस्लिम लीग सहमत नहीं होता, तब तक जो है संविधान को लागू नहीं किया जाता। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप इसको घर परिवार के उदाहरण से समझ लें, तो मतलब एक ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक खाना बनाया, ठीक है? जो भी है, मान लीजिए आपने एक सब्ज़ी बनाई और अगर आपसे कोई ये कहे कि भाई देखो, जब तक घर के सभी सदस्य इसकी तारीफ़ नहीं करेंगे या जब तक घर के सभी सदस्य इसको खाएँगे नहीं, मैं नहीं मानूँगा कि तुम अच्छा खाना बनाते। पर भैया आपको भी पता है कि सबका टेस्ट अलग-अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को वो सब्ज़ी एकदम बिल्कुल लाजवाब लगे कि उँगलियाँ चाटने लगें। तो वही कंडीशन होती है कि सभी वर्गों की सहमति प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। आज तक पॉसिबल नहीं है। ये तो उस समय की बात है। तो इस वजह से अगस्त प्रस्ताव फ़ेल हो गया। मतलब अगस्त प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आगे देखिए फिर से क्रिप्स मिशन आएगा 1952 में। अब इसमें हेडिंग में देखिए क्या लिखा हुआ है, दबाव और विफलता। क्यों दबाव और विफलता? इसके पीछे का कारण था, यहाँ पर पृष्ठभूमि को आप लोग देखिएगा, जो पृष्ठभूमि लिखा है ना कि दबाव क्या था, ब्रिटिश सरकार के ऊपर क्या दबाव था? ब्रिटिश सरकार के ऊपर यहाँ पर ये दबाव था कि जापान की सेना बर्मा तक पहुँच चुकी थी। कहाँ तक पहुँच चुकी थी? बर्मा तक पहुँच, मतलब म्यांमार जो वर्तमान का म्यांमार है वहाँ तक पहुँच चुकी थी और ब्रिटेन को भारत से सहयोग चाहिए था। मतलब ब्रिटेन को भारत से सहयोग चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर जापान की जो सेना थी ना बहुत क्रूर थी और जापान जो है लगातार जहाँ जा रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार विजयी हो रहा था और अगर जापान भारत में आ जाता, मतलब भारत में जो है किसका कब्ज़ा हो जाता? जापान का हो जाता। वैसे जापान भारत में कब्ज़ा तो नहीं करता, क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी पहले से ही जाके जापान के साथ समझौता कर चुके और जापान आज़ाद हिंद फ़ौज का जो गठन किया गया था, वो जापान के सहयोग से ही। तो इस वजह से तो एट लीस्ट जो है इससे होता क्या कि ब्रिटेन को भारत छोड़ के भागना पड़ता और ब्रिटेन भारत छोड़ के भागना नहीं चाहता था। इसी वजह से दबाव, तो इस दबाव में जो है घबरा करके वह क्या हुआ, भारत में जो है क्रिप्स मिशन भेजा गया। कब? 1942 में। अब क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव किया? उसने क्या कहा? क्या लॉलीपॉप देने की कोशिश की? फिर वही उन्होंने बोला कि युद्ध के बाद भारत संघ को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा, जो कि हमें चाहिए नहीं था। जैसे बच्चा अब पहले जो है ₹5 की टॉफ़ी के लिए तैयार था, लेकिन अब उसको तो भैया डेयरी मिल्क सिल्क चाहिए जो कि ₹100 ₹150 जितने का भी आता और अंग्रेज़ वो देने के लिए तैयार नहीं थे। पहले हम कब 1920 तक जो है 1920 तक 1928 तक जो है हम डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार थे, लेकिन तब अंग्रेज़ वो नहीं दे रहे और 1929 में हमने पूर्ण स्वराज की बात कर दी। तो अब अंग्रेज़ हमको डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। अरे जो चीज़ हमको चाहिए नहीं वो दे के क्यों देने की कोशिश कर? अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो यहाँ पर ये बात हो गई और फिर उन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो है गठन होगा। कैसे होगा, कब होगा, कुछ नहीं बताया। बस संविधान सभा का गठन होगा। फिर वही अस्वीकृत कर दिया गया। यहाँ पर भी संविधान की अस्थिरता और विभाजन की आशंका थी, इसलिए जो है इस बात को अस्वीकृत कर दिया गया, ठीक है? और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे ठुकरा दिया। कांग्रेस ने क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि कांग्रेस को जो है वही पूर्ण स्वराज का नहीं दिख रहा था और मुस्लिम लीग ने क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग को पृथक पाकिस्तान नहीं दिख रहा था क्रिप्स में। तो इस वजह से इस दोनों को ठुकरा दिया गया और इस पर गांधी जी ने एक तंज कसा। क्या कहा? गांधी जी के द्वारा जो है इस बात पर एक तंज कसा गया था कि क्रिप्स मिशन को उन्होंने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। या इसी को शायद नाम तो एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। ये भी कहा गया था कि एक लुटते हुए बैंक के द्वारा जो है वह चेक इश्यू किया गया है ना? तो पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है? जो बाद में भुनाया जाएगा, मतलब ये चीज़ हो जाएगा उसके बाद जो है इसको जो कैश किया जाएगा। तो इस वजह से इसको क्रिटिसाइज़ किया। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, मतलब अभी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ।
तो कब होगा भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आता है, तो संविधान सभा के गठन होने के पहले एक छोटी-सी घटना और होती है, उसको भी समझ लीजिए। ये तमाम चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इतिहास नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आता है और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन से हुआ था, क्रिप्स मिशन से हुआ था, अगस्त प्रस्ताव से हुआ था, तो दिमाग में एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी हो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आता है वेवेल योजना, है ना? क्या आता है? वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1945 का, ठीक है? तो होता क्या है, पृष्ठभूमि क्या है इसके? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में वायसराय लॉर्ड वेवेल भारत आए। कहाँ पर आए? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जो वायसराय थे, कौन? लॉर्ड वेवेल, वो भारत आए और यहीं उन्होंने जो है एक वेवेल योजना, एक प्लान प्रस्तुत किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है और इसी वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसको क्या नाम से जाना जाता है? शिमला सम्मेलन के। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कार्यकारी परिषद में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, में सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, ठीक है? अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये इसका ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ये असफल हो गया, जो वेवेल प्लान था वो असफल हो गया। क्यों असफल हो गया? मुस्लिम लीग केवल स्वयं को मुस्लिमों को प्रतिनिधि मानने पर अड़ी रही। किस बात पर अड़ी रही? स्वयं को मुस्लिमों का प्रतिनिधि मानने पर अड़ी रही। यहाँ पर ये एक समस्या थी, है ना? और दूसरी तरफ जो है वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस दावे का जो है कड़ा विरोध किया। मतलब सीधी-सी बात यहाँ पर ये है कि ये जो मुस्लिम लीग है, ये मुस्लिम लीग ये कह रही है कि भारत में मुस्लिमों का मुस्लिमों की हितैषी, है ना? मुस्लिमों की हितैषी जो है हितैषी केवल और केवल कौन है? मुस्लिम लीग है। भारत में मुस्लिमों की हितैषी कौन है? केवल और केवल जो है वह कौन है? मुस्लिम लीग है। और का कहना, कांग्रेस में जो है उस समय थे अबुल कलाम आज़ाद थे और जब ये शिमला सम्मेलन चल रहा था, वहाँ पर इतने ठंडे प्रदेश में तो अ, मोहम्मद अली जिन्ना को ये बात कहते हैं, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना तो इसमें ख़ैर शामिल नहीं हुए थे, उनकी जगह लियाकत अली शामिल हुए। तो वहाँ पर जो है अबुल कलाम आज़ाद ये कहते हैं कि भैया आपको किसने ये कह दिया कि आप जो है एकमात्र मुस्लिमों के प्रतिनिधि, हम भी मुस्लिम हैं और हम भी कांग्रेस में शामिल हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस केवल हिंदुओं की पार्टी है? ऐसा कह के उन्होंने तंज भी कसा था। खैर मुस्लिम लीग तो वही है कि बच्चा जब रूठ जाता है, तो उसको मनाना बहुत कठिन होता है। तो वैसे ही जो है वो तो पृथक पाकिस्तान लेके ही माना। तो ये बात इस डेडलॉक की वजह से वेवेल प्लान भी वह असफल हो गए, ठीक है? अब वेवेल प्लान भी असफल हो गया, 1945 की घटना यहाँ पर हो गई, वेवेल भारत में आ गए और इसी समय पर क्या होता है, अब आगे एक घटना होगी, आगे घटना ये होगी यहाँ पर, है ना? कि 1 मिनट रुकिएगा, है ना? चलिए, आगे तो यहाँ पर आगे ये घटना होगी कि 1945 में, कब? 1945 में जो है वह क्या हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो जाए। क्या हो जाएगा? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होगा? ब्रिटेन में 1945 में, कब? 1945 में जो है वह क्लीमेंट एटली, क्या है? क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर लेबर पार्टी से थे, उनकी सरकार बनी। किनकी सरकार बनी? इनकी सरकार बनी और इससे पहले जो सरकार थी वो कंज़र्वेटिव पार्टी की थी कि जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो चर्चिल प्रधानमंत्री थे, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। तो चर्चिल की पार्टी जो कंज़र्वेटिव पार्टी थी वो हार गई और क्लीमेंट एटली की सरकार बन गई। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा जो है वह 15 मार्च 1946 को, इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च जो है 1946 को एक घोषणा की गई। इसमें क्या हुआ कि प्रधानमंत्री एटली की घोषणा होती है और वो कहते हैं कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। मतलब एक तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली ये कह दिया कि भारतीयों को भी आज़ादी पाने का अधिकार है। ये बात जो है क्लीमेंट एटली के द्वारा यहाँ पर की गई। अब हो गया, आज़ादी का रास्ता जो है खुल गया हमारा, है ना? अब आज़ादी का जब रास्ता खुल गया, तो वही बात है, आज़ादी के लिए हमें चाहिए संविधान, तो अब संविधान सभा का गठन भी हो जाएगा। इसी के तहत जो है वह हुआ क्या, मिशन का आगमन होगा, ये तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, 24 मार्च 1946 को। क्या होगा? 24 मार्च जो है 1946 को जो है वह भारत में
वह कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। इसी के लिए यही संविधान सभा गठित करने के लिए और भारत की आज़ादी का खाका तैयार करने के लिए। लेकिन मुख्य उद्देश्य कैबिनेट मिशन का क्या होगा? संविधान सभा का गठन, क्योंकि संविधान बनाना ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि अचानक से ये ब्रिटेन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया भारत को आज़ादी देने के? तो ये हृदय परिवर्तन ऐसे हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना, वह ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति है, वो जो है बहुत पस्त हो चुकी। मतलब आप ये समझिए कि वह लुट गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, अमेरिका अब दादा बन के उभर रहा था। अभी इससे पहले कौन दादा था? ब्रिटेन, है ना? मतलब इसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ पावर है ना, वो चेंज हो रहा था। अब वो ब्रिटेन से खिसक के कहाँ जा किस तरफ जा रहा था? अमेरिका की तरफ जा रहा था। तो अमेरिका भी ब्रिटेन को धक्का दे रहा था कि अबे साले, अब भारतीयों को आज़ाद करो, तुम कब तक अकेले शोषण करोगे? अब तुमको जितना लूटना था भारतीयों को, तुम लूट लिए। अब हमारी बारी है, हमें लूटने का मौका दो। हमने कुछ नए तरीके ढूँढ रखे हैं, जिसको हम पश्चिमीकरण कहते हैं, जहाँ पर जो इस तरीके से हम लोगों को लूटेंगे कि लोग जो है डोमिनोज़ के सामने जो है सेल्फी लेने में गर्व महसूस करेंगे, है ना? इस तरीके से हम उनको मानसिक रूप से गुलाम बनाएँगे। और उन्होंने क्या किया, मतलब अमेरिका जो है वह ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप अब जो है भारत को आज़ाद कीजिए, क्योंकि अब हमारी बारी है उसको लूटने। तो इस वजह से जो है वह ब्रिटेन जो है वह भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर देता है और वही कैबिनेट मिशन भारत में आता है। अब इस कैबिनेट मिशन में जो है वह 3 सदस्यीय ये प्रतिनिधिमंडल होता है। क्या होता है? ये जो कैबिनेट मिशन होता है वह 3 सदस्यीय जो है वह प्रतिनिधिमंडल होता है। तो इसमें 3 सदस्य कौन-कौन हैं? एक सदस्य तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, तो ये पूछा जाता है, याद रखना। ये भारत सचिव थे उस समय और ये अध्यक्ष थे। तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना? ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, है ना? अध्यक्ष थे और ये भी एक सदस्य थे और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है? तो ये 3 लोग जो थे इसके सदस्य थे। ये स्टेफोर्ड क्रिप्स जो हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो क्रिप्स मिशन में भारत में आए। तो कैबिनेट मिशन आ गया, अब भारत में संविधान सभा का जो है गठन किया जाएगा। अब हम उसके जो है स्ट्रक्चर को देखते हैं, है ना? संविधान सभा के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, ये है संविधान सभा का जो है ब्लूप्रिंट, सीटों का आवंटन। तो हाँ, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ? और उसमें ऑप्शन होंगे अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो क्या आंसर होगा आपका भैया? कैबिनेट मिशन। एमपीपीएससी इसको प्रश्न को पूछ चुका है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी एग्ज़ामों में भी, यूपी, पीसीएस में भी सारे एग्ज़ामों में जो है पूछा जा चुका है ना? तो ये हो गया संविधान सभा का ब्लूप्रिंट, सीटों का आवंटन। अब सीटों का आवंटन कैसे होगा देखिए, संविधान सभा के लिए टोटल कुल सीटें निर्धारित की गई थी 389। कितनी? 389। अब इसको डिवाइड किया गया था ब्रिटिश भारत और देशी रियासत में। इसमें डिवाइड किया गया था ब्रिटिश भारत और देशी रियासत। ब्रिटिश भारत को कितनी सीटें दी गई थी? 296 सीटें दी गई थी और देशी रियासतों को 93 सीटें दी गई। ब्रिटिश भारत को कितनी? 296 सीटें और देशी रियासतों को कितनी? 93 सीटें देने का जो है प्रावधान यहाँ पर किया गया। एक्चुअली क्या था कि उस समय जो हमारा देश, प्यारा भारत देश जो था, है ना? अब मैं नक्शा नहीं बना रहा हूँ, मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ। ये 2 तरीके से विभाजित था। एक को हम कहते थे ब्रिटिश भारत, है ना? जिसे ब्रिटिश प्रोविंस भी कहा जाता था, है ना? तो मतलब ये वाला जो क्षेत्र था, जहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। किसका कब्ज़ा था? अंग्रेज़ों का जो है, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, मतलब अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, है ना? कब्ज़ा की जगह मैं ये कर देता हूँ, प्रत्यक्ष नियंत्रण। और दूसरे तरफ थे जो है देशी रियासत, क्या थे? देशी रियासत थे। और ये जो देशी रियासत जो थे, यहाँ पर अंग्रेज़ जो है प्रत्यक्ष नहीं, मतलब स्वतंत्र ये भी नहीं थे। ये जो अंग्रेज़ यहाँ प्रत्यक्ष ना नियंत्रित करके, इसे जो है अप्रत्यक्ष नियंत्रित करते थे। इनडायरेक्टली जो है वह कंट्रोल किया करते थे। ये वैसा ही था कि आप लोगों ने 1857 के क्रांति में जो है एक अंग्रेज रेजिडेंट के बारे में, है ना? बारे में पढ़ा होगा। ये वही व्यक्ति हुआ करता था जो ये राजा-महाराजाओं के दरबार में रहता था और देखता था कि ये राजा-महाराजा अंग्रेज़ों के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं।
तो वैसे यहाँ पर हुआ करता था। तो भारत 2 तरीके से यहाँ पर बँटा हुआ था और ये जो अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष नियंत्रण वाला क्षेत्र है, ये भी डिवाइडेड था। इसमें से कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन्हें हम ब्रिटिश कमिशनरी क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे? ब्रिटिश कमिशनरी क्षेत्र कहा जाता था। तो ब्रिटिश भारत के लिए इस वाले पोर्शन के लिए जो है वह 296 सीटें निर्धारित की और इसको फर्दर डिवाइड किया गया। वही 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय। कितने यहाँ पर जो है वह 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उनके लिए जो है 292 सीटें निर्धारित की गई। इसको आप वर्तमान के भारतीय राज्य समझ लीजिए। जैसे अभी भारत में जो है एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं, तो उस समय के जो ब्रिटिश प्रांत थे, वो आज वर्तमान में भारत के स्टेट हैं, राज्य हैं। तो उस समय कितने थे? 11 थे। कितने थे? 11 थे। और उस समय के जो आज के जो यूटी हैं, जैसे पौंडीचेरी, दिल्ली, है ना? लक्षद्वीप, तो जैसे ये यूटी हैं, वैसे ही उस समय जो ब्रिटिश कमिशनरी क्षेत्र थे, मतलब ब्रिटिश कमिशनरी क्षेत्र जो थे, उस समय के यूटी के समतुल्य थे, यूनियन टेरिटरी के समतुल्य थे। तो उनको कितनी सीटें दी गई? 4 सीटें। इसका निर्धारण वैसे ही हो रहा है जैसे वर्तमान में होता है ना? जैसे वर्तमान में मान लीजिए आप इधर देखिएगा राइट हैंड साइड लोकसभा में जो है टोटल कितनी है 545 सीट। तो इसको डिवाइड भी किया गया है ना किस तरीके से कि 230 सीटें जो है राज्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। 20 थी, है ना? तो उसको मैं 15 कर दे रहा हूँ। तो 15 सीटें जो है वह किसके लिए निर्धारित कर दी गई हैं? वह यूटीज़ के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। वैसे ही उस समय भी जो है इसको डिवाइड किया गया था, है ना? यहाँ पर ये इस राज्यों को दिया गया, स्टेट्स को दिया गया है। तो वैसे ही विभाजन उस समय पर ये किया गया और देशी रियासतों को कितनी सीटें दी गई? तो देशी रियासतों को जो है यहाँ पर 93 सीटें दी गई। कितनी सीटें दी गई? 93 सीटें जो है वह देशी रियासतों को दी। ये पूरा जो है ब्लूप्रिंट बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जो है ये याद रखना और इसके साथ आपको एक बात और भी याद रखनी है, ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है वह मुस्लिम लीग के पृथक पाकिस्तान के मांगों को स्वीकार किया गया था या नहीं किया? तो नहीं किया गया था, ठीक है? इसीलिए मुस्लिम लीग जो है वो संविधान सभा का बहिष्कार भी करेगा। अब आगे देखते हैं अब हम लोग। आगे इसको और समझते हैं कि इसको ब्रिटिश भारत की जो 296 सीटें हैं, इस वितरण को हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, ये जो 296 सीटें हैं, इसको जो है ना सांप्रदायिक तौर पर जो है वितरण किया गया था, कम्युनल ब्रेकडाउन किया गया था। अब अगर आपने 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा है और 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि भारत में पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रारंभ किया। उसी के आधार पर इसको डिवाइड किया गया। तो ये जो 296 सीटें थी, उसमें से 213 सीटें कितनी? 213 सीटें सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित की गई। सामान्य वर्ग मतलब जिसमें हिंदू और जो हिंदू के अंतर्गत आते हैं और अन्य धर्म, है ना? तो जैसे बौद्ध, जैन, पारसी ये सब। मुस्लिमों के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? 79 सीट। कितनी? 79 सीट मुस्लिम क्षेत्र के लिए। और सिख क्षेत्र के लिए कितनी निर्धारित की गई थी? 4 सीटें निर्धारित की। ठीक है, सिखों के लिए कितने निर्धारित की गई थी? 4 सीटें जो है निर्धारित की गई थी। और यहाँ पर इस तरफ जो है राइट तरफ में चाचा चौधरी फैक्ट देख लीजिएगा। ये जो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे, उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। और ये 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, वो भी यहाँ नीचे लिखा हुआ है। मद्रास, बॉम्बे, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा, पंजाब, ये सब 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे। इनके नाम को एक बार आप लोग जो है रीड कर लीजिए। तो इस तरीके से ये सीटों को जो है डिवाइड किया गया है यहाँ। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सीटों का वितरण हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं प्रतिनिधित्व के नियम और चुनाव प्रक्रिया, मतलब अल्टीमेट हम चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं। हमने ये देख लिया कि हाँ भैया संविधान सभा का गठन किया जाएगा, संविधान सभा में किस तरीके की सीट मतलब सीटों का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये बात हो गई। अब अगली बात आती है, ये जो हमने 389 जो है सीटें निर्धारित की हैं, उसमें जो है चुनाव कैसे होगा? तो चुनाव का जो है तरीका निर्धारित करने की बात यहाँ पर आती है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले कुछ रूल बनाए गए। पहला रूल नंबर 1 देखिए, क्या था? जनसंख्या का अनुपात। क्या था? जनसंख्या का अनुपात। यहाँ पर ये हुआ कि प्रत्येक प्रांत
प्रत्येक प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें वितरित की। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित की गई। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट वितरित की गई। पहली बात, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक बार रीड कर लेते हैं। रूल नंबर दूसरा क्या था? समुदाय आधारित। इसका क्या मतलब हुआ? ब्रिटिश प्रांत को दी गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों सामान्य, मुस्लिम, सिख के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। इसके पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा कि हम इसको जो है समुदाय के आधार पर विभाजित किया गया। और फिर आपका आता है रूल नंबर 3, चुनाव का तरीका। ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था? चुनाव के तरीका का क्या निर्धारण किया गया? प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन शासकों द्वारा मनोनयन नॉमिनेशन से होना था। तो ये 3 जो तरीके थे, वो यहाँ पर जो है वह ऑप्ट किए। अब मैं इसको आपके लिए थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आपको जो है यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हों, ठीक है? तो चलिए मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, क्या निर्धारित किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर जो है वह 1 सीट होगी। जैसे अभी भी वर्तमान में भी होता है। सपोज़ कीजिए जबलपुर है ना? या मध्य प्रदेश में जो है, आप मोटा-मोटा आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश था, उस समय का मध्य प्रदेश मान लो, ये 1900, आप समझ लीजिए कि ये 1945 का मध्य प्रदेश, है ना? तो जनगणना कब हुई होगी? 1941 में जनगणना हुई होगी। तो उस समय मान लीजिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 40 लाख थी। कितनी थी? 40 लाख। तो मध्य प्रदेश को संविधान सभा में कितने सीट मिले होंगे? 4 सीटें मिली होंगी। कितनी सीटें मिली होंगी? 4 सीटें मिली। अब उस 4 में से भी कैसे रहे होंगे? मान लीजिए 3 सीटें जो है वह ब्रिटिश प्रांत से मिली होंगी और 1 सीट जो है वो देशी रियासत, जैसे मध्य प्रदेश में भी देशी रियासत था, भोपाल एक देशी रियासत हुआ करता था, ठीक है? तो विंध्य प्रदेश जो है, विंध्य प्रदेश का देशी रियासत का नहीं, भोपाल का तो कन्फर्म है ना? तो एक जो है यहाँ पर देशी रियासत का सीट, तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को टोटल कितनी सीट मिल गई? 4 सीट मिल। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? 40 थी। तो इस तरीके से तो पहले सीटों का विभाजन हो गया, ठीक है, सीटों का विभाजन हो गया। अब चुनाव होना था, तो चुनाव के लिए क्या किया गया? रूल नंबर दूसरा मैं आपको पिछली वाली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 3 इसको जो है जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड किया गया। कैसे है ज़रा इसको थोड़ा-सा समझ भी लीजिए। आप लोग जो है इस तरफ देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए ये बंगाल है, क्या है ये? बंगाल। हम इसको पश्चिम बंगाल अब कहते हैं, पहले तो ये पूरा बंगाल का क्षेत्र था। तो बंगाल का क्षेत्र समझ लीजिए, जो बंगाल का पूर्वी क्षेत्र है, क्या क्षेत्र? पूर्वी क्षेत्र, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। कैसा था ये? मुस्लिम बहुल क्षेत्र, यहाँ मतलब मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। बंगाल का जो पश्चिमी क्षेत्र था, वह मिक्स्ड था। कैसा था? मिक्स्ड था। मतलब यहाँ पर थोड़ी देर समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य बहुल क्षेत्र था। मतलब यहाँ पर हिंदू और अन्य धर्म के लोगों की जनसंख्या की लोग ज़्यादा थे, है ना? मतलब उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। तो क्या हुआ, मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है, वहाँ पर सीटें किसके लिए रिज़र्व कर दी गई? मुस्लिम कैंडिडेट के लिए। मुस्लिम प्रत्याशी के लिए जो है, वह सीट क्या कर दी गई? रिज़र्व की गई। मतलब पूर्वी बंगाल से कौन व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा? जो मुस्लिम होगा। लेकिन जो पश्चिमी बंगाल है, वहाँ पर कौन व्यक्ति प्रत्याशी होगा? जो सामान्य से बिलॉन्ग करता है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का कैंडिडेट है, कोई पारसी कैंडिडेट है, तो वो जो है यहाँ पर चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हो गया समुदाय आधार पर विभाजन हो गया। और तीसरी बात होनी थी चुनाव का तरीका। तो आपको ये याद रखना है कि जो संविधान सभा का चुनाव है ना, वह अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ। अब कैसे हुआ था मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखिए कि एक बार हम लोग पीछे वाली स्लाइड में चलते हैं, है ना? ये वाली स्लाइड, इस वाली स्लाइड में आप लोग देखिएगा, है ना? यहाँ पर तो मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन, पहले आप ये देखिए, ये जो 296 सीटें हैं ना, इसका चुनाव जो है, वह होना था प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। अगर आप लोगों को अ, प्रांतीय विधानसभा के द्वारा, अगर आप लोगों को वर्तमान में जो राज्यसभा का चुनाव होता है, अगर उसके बारे में जानकारी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, या राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रांतीय विधानसभा के जो लोग थे, मतलब वहाँ पर जो सदस्य थे, उन सदस्यों के द्वारा जो है, किन सदस्यों का चुनाव करना था? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करना था। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाना था? जनता के द्वारा किया जाना था। ये स्ट्रक्चर थोड़ा-सा देखिएगा, थोड़ा-सा गड़बड़ा गया है लेकिन फिर भी ठीक है ये। देखिए, मतलब यहाँ पर है क्या? इसको समझिए कि यहाँ पर जनता किनको चुन रही है? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को। किनको चुन रही है? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य फिर किसको चुन रहे हैं? संविधान सभा। मान लीजिए जनता ने जो है एक प्रांत है, मान लीजिए मध्य प्रदेश प्रांत है, मध्य प्रांत है, तो यहाँ से जो है प्रांतीय विधानसभा में मान लीजिए जनता ने जो है वह 150 लोगों को चुना। कितने लोगों को चुना? 150 लोगों को। अब ये 150 लोग जो है वह 4 संविधान सभा के मेंबरों का चुनाव करेंगे, क्योंकि हमने देखा था मध्य प्रदेश से समझने के लिए कि मध्य प्रदेश से कितने संविधान सभा सीटें हैं? 4, समझने के लिए। तो ये 150 लोग मिलकर के किसका चुनाव करेंगे? इन 4 लोगों का चुनाव करेंगे। तो देखिए, आपको क्या ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि जनता जो है वह डायरेक्ट इन 4 लोगों को चुन रही है? तो नहीं, जनता डायरेक्ट नहीं चुन रही है, बल्कि जनता जो है प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से इन सदस्यों को चुन रही है। इसीलिए जो है इसे क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही होता है, राज्यसभा के सदस्यों का भी चुनाव ऐसा ही होता है। कैसे होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव? जनता चुनती है किनको? विधायकों को। जनता के द्वारा किनका चुनाव किया जाता है? विधायकों का चुनाव किया जाता है ना? विधायकों का चुनाव। और फिर विधायक किनको चुनते हैं? ये विधायक जो होते हैं, वह फिर किनका चुनाव करते हैं? राज्यसभा के सांसदों का, ठीक है? राज्यसभा के सांसदों का चुनाव जो है इन विधायकों के द्वारा किया जाता है। तो जनता ने जो है वह इन्हें राज्यसभा के सांसदों को डायरेक्ट वोट नहीं दिया, इनडायरेक्ट वोट दिया है। कैसा दिया है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष जो है वोट दिया है। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। तो आपको तो ये समझ में आ गया। और देशी रियासतों का मामला तो क्लियर था। वहाँ मैंने रूल नंबर में आपको पढ़ाया है कि जो देशी रियासत के सदस्य थे, उनका जो है वह मनोनयन होना था। क्या होना था? मनोनयन, नॉमिनेशन होना था। इनका चुनाव नहीं होना था। क्या होना था? मनो मनो मनोनयन होना था, ठीक है? मतलब इनको जो है इनका जो है नॉमिनेशन होना था। क्या होना था? नॉमिनेशन होना था। तो यहाँ पर जो है इनका नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन का मतलब क्या है? नियुक्त किया जाना, चुनाव नहीं लड़ते। जैसे राष्ट्रपति अभी वर्तमान में, जैसे राज्यसभा में जो है, कहाँ पर? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का जो है मनोनयन किया जाता है। तो वैसे ही जो है इनका मनोनयन किया जाना था। और मनोनयन करता कौन? ये देशी रियासत जो है, ये जो देशी रियासत थे, ये मिलकर के जो है इनका मनोनयन करते। तो ये हो गया चुनाव का तरीका। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ तक की बात जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। संविधान सभा का चुनाव भी देख लेते हैं। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, वह जुलाई 1946 में हुआ। कब हुआ है? जुलाई 1946 में हुआ है। कितनी सीटों पर? 296 सीटों पर। क्यों? क्योंकि 93 सीटें तो वहाँ थी। अब किसको कितने सीट मिले? ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो भैया कांग्रेस को जो है 208 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली थी कांग्रेस को? कांग्रेस को जो है वह 208 सीटें जो है यहाँ पर मिली थी। इस बात को आपको याद रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? तो मुस्लिम लीग को जो है 73 सीटें मिली थी। इसी वजह से मुस्लिम लीग और चिढ़ जाएगा कि मुस्लिमों के लिए तो टोटल जो है 79 सीटें ही रिज़र्व थी। लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग का मतलब जो है एक्सपेक्टेशन ये था कि कम से कम उसको जो है 100 डेढ़ 100 से तो अधिक सीटें ही मिलेंगी। क्योंकि बाकी जगह भी तो मुस्लिम थे। खैर उसको 73 सीटें मिली। और जो अन्य दल और निर्दलीय थे, उनको कितनी सीटें मिली? 15 सीटें जो है उन लोगों को प्राप्त हुई। मतलब उन लोगों को मिली यहाँ पर 15 सीटें। और ये 15 सीटों का वितरण भी इस तरफ दिया हुआ है। कभी समय रहेगा तो पढ़ लीजिएगा, अभी अगर टाइम कम है तो मत पढ़िए। ये हो गया चुनाव और चुनाव परिणाम। तो यहाँ पर ये हुआ। अब ये अगली हेडिंग में आप देखिएगा, बहिष्कार और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इस दिवस को आप लोग यहाँ पर देखिए, जो 16 अगस्त 1946 का जो दिन है, इस तारीख को आप लोग याद रखिएगा, हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे। तो 16 अगस्त 1946 को जो है वह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया।
हुआ क्या इसको थोड़ा-सा आप समझ लीजिए खटाक से, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है, यहाँ का पार्ट कम है। हमने अभी जो है संविधान सभा का चुनाव देखा। संविधान सभा के चुनाव में क्या हुआ, वह मुस्लिम लीग को जो है अपेक्षा से कम सीटें मिली और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीटें मिली और मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। मतलब कांग्रेस से जो है बहुत एक तरीके से वैमनस्य दुश्मनी का भाव था। तो अब मुस्लिम लीग को ये लगा कि कांग्रेस को जो है 208 सीटें मिली हैं, मतलब संविधान सभा में किसका वर्चस्व होगा? कांग्रेस का वर्चस्व होगा, क्योंकि जिसकी जितनी ज़्यादा सीटें उसका उतना बोलबाला। तो इस बात को लेकर के मुस्लिम लीग जो है वह बहुत ज़्यादा जो है मतलब क्या कहूँ मैं, खुन्नस खा गई, है ना? तो इस वजह से और ऊपर से कैबिनेट मिशन ने उसके पृथक पाकिस्तान के सपने को भी धराशायी कर दिया था। तो अब जो है मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हमें आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस आर या पार की लड़ाई को लड़ने के लिए और पृथक पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए जो है वह मुस्लिम लीग ने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित की। और दोस्तों, ये वही दिन है जिस दिन कलकत्ता की सड़कें जो है वह लाशों से पट गई थी। मतलब कहा जाता है हज़ारों लाखों लोग जो है लोगों की जो है जानें गई थी, क्योंकि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में जो है वह एक तरीके से आप समझिए सांप्रदायिक दंगा हुआ था। मुस्लिम लीग का ने ये आह्वान किया कि जब तक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता और पृथक पाकिस्तान का गठन करके नहीं दे दिया जाता, तब तक कत्लेआम जो है रुकना नहीं चाहिए। इस तरीके की यहाँ पर घटना हुई। इसी को जो है हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में यहाँ पर ये घटना हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। एक बात और यहाँ लिखा हुआ है, देसी रियासतों की हिचकिचाहट। ये कुछ नहीं है, सिंपल सी बात ये है कि शुरुआत में जो है देसी रियासत जो थे, है ना? वह किसमें? संविधान सभा में प्रवेश करने से हिचकिचा रहे थे। क्यों? क्योंकि देशी रियासतों को ये लग रहा था कि अगर हम संविधान सभा में शामिल हो जाएँगे, तो जब भारत को आज़ादी मिलेगी, तो हमें भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। मतलब हमें भी भारत के राज्य बनने पड़ेंगे। इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि ना तो हम संविधान सभा में शामिल होंगे, ना तो हमें भारत में शामिल होना पड़ेगा। ये वैसे ही है कि जैसे जब आप किसी की शादी में जाते हैं, तो आपको मजबूरन जो है लिफ़ाफ़ा लेके जाना पड़ता है। कई बार हमारा निर्णय क्या होता है कि ना तो हम शादी में जाएँगे, ना हमें लिफ़ाफ़ा ले जाना पड़ेगा। ये वैसी ही घटना है ना? तो अंतरिम सरकार का गठन देखते हैं अब 1946 में। देखिए, भारत की आज़ादी की घोषणा हो चुकी है, संविधान सभा का भी गठन कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है कि जब एक सरकार जाने वाली होती, ठीक है? एक सरकार जो है वह जाने वाली है, ठीक? ये जाने वाली सरकार है। तो ये जाने के पहले जो है एक अंतरिम मतलब अपनी ज़िम्मेदारी जो है किसी और को सौंप के जाना चाहती है। तो इसके लिए भारत में जो है एक अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट का वह क्या किया गया? गठन किया गया 1946 में, ठीक है? तो इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप जब कहीं जा रहे होते हैं, सपोज़ कीजिए कि आप अब घर जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि और घर मतलब अब आप तो ख़ैर वापस आएँगे, लेकिन समझने के लिए थोड़ी देर समझ लीजिए कि आप अपनी चाबी जो है घर की रूम की, घर की जो भी चाबी आप अपने पड़ोस के मित्र को दे कर के जा रहे हैं कि भाई जब तक मैं नहीं आऊँगा तो घर का देख-रेख कर। तो वैसे ही एक अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था, वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को जो है वह अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब अंतरिम सरकार में अगर नेतृत्व की बात करें, तो नेतृत्व क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान से सुनिएगा, उपाध्यक्ष बनाया गया था। कई बार लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री, ठीक है, वो बात भी सही है। लेकिन टेक्निकली सही क्या था? वो उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे अध्यक्ष? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि वायसराय थे। क्योंकि अंतरिम सरकार मतलब हम लोग जो हैं संसदीय व्यवस्था में और जब हमें आज़ादी मिलेगी 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिलेगी, तो आज़ादी के बाद जो स्वतंत्र सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक है? स्वतंत्र सरकार का गठन किया जाएगा, वहाँ पर नेहरू जी प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के पहले। तो अभी जो है यहाँ पर ये अंतरिम सरकार है, मतलब अभी अंग्रेज भारत से नहीं गए। और विशेष क्या है, मुस्लिम लीग शुरुआत में जो है इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं, मतलब मुस्लिम लीग जो है वो पृथक पाकिस्तान चाहती थी। तो उसका कहना ये था कि भाई हम भारत की सरकार में क्यों शामिल हों?
लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को, कब? 26 अक्टूबर 1946 को, जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से भी उनको कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, तब फिर वो जो है मुस्लिम लीग के 5 सदस्य सरकार में शामिल हो। अब ये कौन-कौन से सदस्य थे, इनके बारे में जो है हम लोग आगे देखेंगे, मतलब दोनों का, अंतरिम सरकार में कौन-कौन थे और अंतरिम सरकार के बाद में स्वतंत्र भारत की सरकार में कौन-कौन थे, इन दोनों को देखेंगे। इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको याद भी करना है। एक यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कथन लिखा हुआ है, जिसमें वो अंतरिम सरकार को लेकर के एक बात कहते हैं, यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे, है ना? एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। 2 राष्ट्र चला रहे हैं का मतलब भारत के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा, है ना? अंतरिम सरकार के ऊपर इन्होंने तंज कसा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये संविधान सभा के जो है प्रमुख सदस्य हैं, उनके नामों की ये सूची दी गई है ना? इनको एक बार पूरा आप लोग जो है रीड कर लीजिएगा। ये कांग्रेसी सदस्य थे, ये गैर कांग्रेसी सदस्य थे। क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं। जैसे लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है ना, तो इसी तरीके से संविधान सभा। वैसे अब संविधान सभा में तो टोटल आज़ादी के बाद 299 बचेंगे, तो इतने सदस्यों को तो नाम याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम याद रख सकते हैं। जैसे कांग्रेसी में देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, आचार्य जेबी कृपलानी हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, पंडित गोविंद वल्लभ पंत हैं, एएम मुंशी है, टीटी कृष्णमाचारी है, बाल गोविंद खरे हैं। गैर कांग्रेसी में देख लीजिए, जो कांग्रेस के नहीं थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, गोपालस्वामी अयंगर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, पंडित हृदयनाथ कुंजरू हैं, सरल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, प्रोफेसर केटी शाह हैं, टेकचंद बख्शी हैं और डॉक्टर जयकर हैं। ये सब वो लोग हैं जो गैर कांग्रेसी थे लेकिन संविधान सभा में थे। ठीक है? तो यहाँ तक बात हो गई। महिला सदस्यों की भी बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में महिला सदस्य, तो टोटल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी, जिसमें से संयुक्त प्रांत से 5, क्योंकि संयुक्त प्रांत सबसे बड़ा था, मद्रास से 3, पश्चिम बंगाल से 2 और अन्य प्रांतों से, ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं। संयुक्त प्रांत से जो 5 है, उनमें से जिनका नाम आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कमला चौधरी जी का नाम, पूरा मैं एक बार रीड ही कर देता हूँ। बेगम एजाज रसूल, पूर्णिमा बनर्जी, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इनमें से जो सुचेता कृपलानी हैं और जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये इम्पोर्टेंट नाम, ठीक है? ये 2 नाम आपको याद रखना है। मद्रास से 3 थी, उनमें से जो ये दक्षियानी वेलायुधन, इनका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको जो है याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में। अन्य प्रांतों में से देखें तो उड़ीसा से कौन थी? मालती चौधरी थी। मध्य प्रांत और बरार से, इंपॉर्टेंट है, आप एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, मध्य प्रांत और बरार से जो है राजकुमारी अमृत कौर थी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बिहार से जो सरोजिनी नायडू थी, बहुत इंपॉर्टेंट। हंसा मेहता बॉम्बे से थी और एनी मस्करेन जो थी वो त्रावणकोर से थी। तो ये महिला सदस्य हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, और जिनका नाम मैंने बोला है कि महत्वपूर्ण है, उनको तो बिल्कुल आप रट ही डालना भाइयों, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग संविधान सभा के सदस्यों के बारे में भी, ये एक मैप है ना? ये मध्य प्रदेश से संबंधित प्रतिनिधि हैं, कहाँ पर? संविधान सभा में। मतलब संविधान सभा में मध्य प्रदेश से कौन-कौन सदस्य जो है शामिल हुए थे, उनके नामों की एक सूची। अब एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक बार इनके नामों को जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ग्वालियर से आप देख लीजिए ब्रजनारायण, कौन है ग्वालियर से? ब्रजनारायण। लेकिन जिनका नाम मैं इम्पोर्टेंट बताऊँगा उनको तो आपको याद रखना ही रखना है। सागर से आप देखेंगे, सागर से कौन से? डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं। कौन है सागर से? डॉक्टर हरि सिंह गौर, पंडित रविशंकर शुक्ल और रतनलाल मालवीय। तो 2 नाम तो आपको इम्पोर्टेंट दिख ही रहे होंगे, डॉक्टर हरि सिंह गौर, क्योंकि इन्हीं के नाम पर जो है सागर में यूनिवर्सिटी है। पंडित रविशंकर शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। तो ये हो गए। रीवा से जो है अवधेश प्रताप सिंह जी हैं, जिनके नाम पर वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में आता है शहडोल, शहडोल से शंभूनाथ शुक्ल रहे हैं, जिनके नाम पर भी वहाँ यूनिवर्सिटी है। छतरपुर से राम सहाय तिवारी रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भी आप इनका नाम पढ़ते हैं। जबलपुर से जो है फ्रैंक एंथनी और सेठ गोविंद दास थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंक एंथनी वही हैं जिन्हें 9 दिसंबर को जो है वह संविधान सभा का अस्थायी
क्या? संविधान सभा का जो है अस्थायी उपसभापति बनाया जाता है, उपसभापति, है ना? फिर नर्मदापुरम से जो है हरि विष्णु कामत थे। कौन थे? हरि विष्णु कामत थे। भोपाल से मास्टर लाल सिंह सिनवार थे। विदिशा से बाबू राम सहाय थे। तो इसमें से बाबू राम सहाय का नाम भी आप याद रखेंगे। भोपाल से जो है मास्टर लाल सिंह सिनवार का भी नाम जो है आप लोगों को याद रखना है। इधर देखेंगे आप खंडवा से इम्पोर्टेंट है, भगवंत राव मंडलोई थे। इंदौर से विनायक सीताराम सरवटे थे। कौन थे? विनायक सीताराम सरवटे थे। ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। सरवटे वही जिनके नाम पर बस स्टैंड है वहाँ पर। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। ये झाबुआ वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि झाबुआ से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कुसुमकांत जैन। क्या नाम था? कुसुमकांत जैन। ये सबसे कम उम्र के सदस्य थे संविधान सभा में, है ना? और नीमच से थे सीताराम जाजू, राजगढ़ से थे राधा वल्लभ विजयवर्गीय और गुना से थे गोपी कृष्ण विजयवर्गीय। ये मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को एक साथ मिला कर के पढ़ते चलेंगे ताकि आपको अलग से परेशान होना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ तक जो है बात स्पष्ट हो गई। अब हम लोग देखते हैं, अब संविधान सभा का जन्म को हम समझते हैं, मतलब संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन किस दिन हुआ है? ये इम्पोर्टेंट तारीख है, याद मत सॉरी, याद रखिएगा, है ना? माफ़ी चाहूँगा। याद रखिएगा इस बात को कि ये जो है वह एक इम्पोर्टेंट जो है तारीख है ना? इम्पोर्टेंट तारीख है। संविधान सभा का गठन किस दिन हुआ है? 6 दिसंबर 1946 को। कब हुआ है? 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक 9 दिसंबर को होगी लेकिन गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। तो फ्रेंच प्रथा के अनुसार इसका जो है गठन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से थे? तो संयुक्त प्रांत से थे, यूपी से थे। आज भी देखिए यूपी जो है, अभी तो यूपी फिर भी बँट गया। उत्तराखंड, है ना? फिर बिहार में उसका कुछ क्षेत्र चला गया, कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आ गया। अन्यथा जो है संयुक्त प्रांत जो था उस समय का सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था। वहाँ से जो थे 55 सदस्य थे। अभी भी आप देखिए कि वहाँ पर विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा हैं, 403, है ना? लोकसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, राज्यसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, यूपी जिसको हम कहते हैं, उस समय उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा। समुदाय के आधार पर अगर हम देखें, तो अगर सदस्यों का देखें, तो सामान्य थे 213, मुस्लिम थे 7 और सिख थे 4। जिस दिन ये गठन हुआ है, तो 213 सामान्य सदस्य उसमें शामिल हुए। सामान्य में हिंदू, बौद्ध, जैन, है ना? पारसी, यहूदी ये सब, ठीक है? मुस्लिमों की बात करें तो 7 और सिख तो थे 4। ये जो है इतने लोग वहाँ पर शामिल हुए। और अगर हम आगे, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है, ध्यान में रखिएगा। अन्य उसमें प्रतिनिधित्व देखें तो महिला सदस्य कितने थी? 15 थी, जिनके बारे में हमने देख लिया। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा में एससी कितने थे, अनुसूचित जाति कितने थे? तो 26 थे। अनुसूचित जनजाति कितने थे? तो 33 थे। ठीक है? ये पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो गया, मतलब 389 सदस्यों में से इतने सदस्य जो है इसका ये विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो गया। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घट कर के जो है 299 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 299 हो जाएगी, क्योंकि बचे हुए कितने? यहाँ से 89 ये 90 सीटें कहाँ चली जाएँगी? 90 सीटें जो है वो कहाँ चली जाएँगी? पाकिस्तान में चली जाएँगी। अब पाकिस्तान तो अलग हो गया, तो वहाँ के लोग तो अब भारत के संविधान सभा में आएँगे नहीं, तो संख्या जो है यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और आगे जो है हम इसका जो है प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है? और क्या-क्या है इसमें? इसके लिए एक क्लास की और ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अभी काफ़ी सारा पोर्शन है। मैंने काफ़ी डिटेल पढ़ाने की कोशिश की है इसको। डिटेल मतलब सारे फैक्ट को इंक्लूड करने की। डिटेल पढ़ाता हूँ, जैसे ऑफ़लाइन में तो हम पढ़ाते हैं मेंस वालों को, तब तो और डिटेल में पढ़ते हैं, है ना? अब आ जाता है प्रारंभिक बैठकें, मतलब अब हम संविधान सभा की बैठकों के संदर्भ में जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा जो है हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? जो कि मतलब आपको कि हर टॉपिक जो है वो मतलब जो हमारे सिलेबस का हर टॉपिक जो है, हर चैप्टर पूरे 1 दिन में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। चाहे वो 1 वीडियो, उसके लिए अगर 1 वीडियो की ज़रूरत है तो 1 वीडियो, और अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसी दिन सारे वीडियो जो है अपलोड कर दिए जाएँ। ताकि जो है आप एट लीस्ट, क्योंकि अब एग्ज़ाम
पास में है, तो एटलीस्ट जो है पूरा चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट कर लें और उसके बाद जो है उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे की चर्चा जो है वहाँ पर करेंगे हम लोग, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।